Hello and welcome to Sports Hangama special coverage of FIFA World Cup 2026। दूसरी बार हुआ है वर्ल्ड कप में कि किसी टीम ने ऐसा परफॉर्म किया कि उसके मुल्क में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई है। पैराग्वे ने जर्मनी को सरप्राइज कर दिया, बल्कि हम सबको ही शॉक कर दिया। बिल्कुल चांसेस जीरो थे, लग ही नहीं रहा था कि पैराग्वे कुछ कर पाएगा अगेंस्ट जर्मनी। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जर्मनी को पहले हराना और वो भी पेनल्टीज पे हरा देना। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें कि आज तक हिस्ट्री में जर्मनी कभी पेनल्टीज पे नहीं हारा वर्ल्ड कप में। लास्ट टाइम जब जर्मनी पेनल्टीज पे हारा था वो 1976 में था, आज से तकरीबन 50 साल पहले। और तब भी जब वो हारा था तो उसको हराने के लिए चेकोस्लोवाकिया का जो प्लेयर था, उस एंटोन पनेनका, उसको एक डिफरेंट स्टाइल से पेनल्टी लेनी पड़ी थी, जिसकी वजह से आज वो पेनल्टी पनेनका कहलाती है। जब भी हम कीपर को डिंग करते हैं तो उस पेनल्टी का नाम होता है। दैट इज हाउ हार्ड इट वाज टू बीट जर्मनी ऑन पेनल्टीज। फाइनली पैराग्वे ने कल रात वो कर दिखाया। जबरदस्त परफॉर्मेंस ही पैराग्वे की। नहीं, हमने तो इस तरह लग रहा था फ्रांस और जर्मनी का मैच तो बना के बैठे हुए थे राउंड ऑफ 16 का, पर ये पैराग्वे ने अपना होमवर्क किया, जिस तरह फ्रस्ट्रेट किया उन्होंने, जिस तरह फॉर्मेशन 4-5-1 की खिला रहे थे वो, और तंग हुए। नागल्समैन तो उसको गलतियों से सीखा नहीं हुआ एक्वेडोर की, जिस तरह से उसने खिलाया। उंडेव को वो हैवर्ट्स के पीछे खिला रहा है, जो नहीं करना चाहिए था उसको। और साने दोबारा तकरीबन 90 मिनट्स खेल चुका था। बाकी हमने जो फुल बैक्स की बात की थी, किमेक और ब्राउन की, फिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो इसलिए पैराग्वे ने सरप्राइज किया। मूसियाला को बाहर निकालना, अब टीम की एक फॉर्मेशन बिल्कुल सेट है। उंडेव, जैसे हैदर ने मेंशन किया, उसका कमाल क्या है कि वो जब 60 to 70 मिनट्स गुजरते तब उसको थ्रो करते हैं, जर्मन टीम क्रॉसेस फेंकती है, और वो जब डिफेंस टायरिंग डाउन होता है तो वो गोल करता है। नहीं, डेनिस उंडाफ की यही बात थी कि उसने अगर एक मैच पे परफॉर्मेंस दे दी है, वो उस तरह का प्लेयर नहीं है कि वो पूरी गेम जो है खेले और कनेक्ट करता रहे जर्मन को, पूरे स्क्वाड को। जो पैराग्वे की बात थी, पैराग्वे ने अपना, जैसे हैदर ने होमवर्क करके आए थे, पैराग्वे को वो बीच में से नहीं निकाल पा रहे थे। जो उनका गोल भी हुआ था वो क्रॉस की वजह से हुआ था, और वो वाइड थोड़ा खेल रहे थे जर्मनी। पैराग्वे का जो ब्लॉक था ना, जर्मनी उसे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। एग्जैक्टली। सेकंड हाफ में भी जब वंस दे वेंट बिहाइंड, तो जर्मनी की ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। वो तो बस वही जो क्रॉसेस फेंक रहे थे, एक से हैवर्ट्स कनेक्ट कर गया और वो दोबारा नहीं कर पाया। इवन देन नेगल्समैन के पास काफी चांसेस थे टू ट्विक थिंग्स अप, लेकिन वो बस वेट ही करता रहा। और सिर्फ इस मैच में नहीं, पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक उसने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, और स्टिल बहुत डिफाइंड मोड में है। वो यही कह रहा है कि मुझे आगे अगर कंटिन्यू करने दिया गया तो शायद मैं जो है ना इसकी चेंज कर दूंगा। नहीं, नेगल्समैन ने 3 वर्ल्ड कप में जो है कुछ नहीं किया, तो जो अब क्या कर सकता है? वो अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहा, ना वो कोई चेंज ला रहे, ना वो कुछ करने की कोशिश कर रहे। बस अगर मैं भी कहूँ कि यार मैं भी कर सकता हूँ जर्मनी का, मैं कुछ ना करूँ, फिर मैं कहूँ यार एक और मौका दे, एक और मौका दो। वही बात है ना, कोई कुछ करेगा तो मौका मिलेगा उसे। एग्जैक्टली। प्लस इसका ये बायर्न म्यूनिख में भी जब था ना, तब भी सेम इसके साथ यही इश्यूज रहते थे कि एक सर्टन हिट फार्मूला है, उसको खुद ही ट्वीक करता था वो, थोड़ा सा पेप स्टाइल में जाने के लिए ना, कि कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी है। बायर्न म्यूनिख में भी ऐसे ये फेल हुआ, और अब वर्ल्ड फुटबॉल जो इस इतनी बड़ी स्टेज पे जर्मनी के पास चांस था। अच्छा, वैसे राफा हॉइंस्टाइन जो जर्मन वो है, बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट, उसने तो कहा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है भी इनका बाहर होना, क्योंकि अगर जर्मनी आगे चले जाते तो पोटेंशियली इनका जो मैच है वो फ्रांस से होना था। और फ्रांस ने जर्मन के इस डिफेंस को, वो तो फिर 5-6 वाला हिसाब होना था जो जर्मनी की फेवरेट स्कोर के साथ हुआ था, वो जर्मनी के साथ 6-1 वापस हो जाए। पोजेशन आप जितना मर्जी अपने पास रख लें, अगर आप उसका फायदा नहीं उठा रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जर्मनी का वही हाल था, पोजेशन के ऊपर ढेर सारा था, 70% तकरीबन था, पर उन्होंने क्रिएट कुछ नहीं कर पाया। तो आप कह रहे हैं क्रॉसेस फेंकने हैं, एक हेडर लग गया जो हैवर्ट्स का लग गया, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वो साथ प्लस ये है कि पैराग्वे 70% पोजेशन तो जर्मनी के पास था ना, पैराग्वे के पास 30% था। तो वो कल बड़े फनी चीजें कह रहे थे कि पैराग्वे ने इतना ज्यादा डिफेंडिंग पे ध्यान दिया हुआ है कि अब जब पेनल्टी लेने जानी है, पता नहीं वो फॉरवर्ड पास कर भी पाएंगे कि नहीं, या वो वहीं जाके फिर उनको याद आएगा कि हमने बैकवर्ड पास ही करना है। मुझे पैराग्वे की 3 परफॉर्मेंस लग रहा है कि यूएसए की टीम सुपर टीम है, जिस तरह 4-1 से हराया उन्होंने। उसके बाद से पैराग्वे डिफेंसिवली सिर्फ एक गोल, उन्होंने 2 गोल कंसीड किया उन्होंने शायद, तो बड़ा अच्छा खेला। नहीं, यूएसए के बाद उन्होंने अपनी जो फॉर्मेशन सारी चेंज ही कर ली, टैक्टिक्स उनके चेंज हो गए, लो ब्लॉक खेल रहे थे। लेकिन फ्रांस जितना मर्जी पैराग्वे अच्छा खेले, अगर फ्रांस आज स्वीडन को हरा लेते हैं, जिस पे भी हम बाद में आएंगे, तो ये स्टेप स्टिल मुझे टू फार लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि पैराग्वे फ्रांस को किसी तरह कर सकते हैं। और जर्मनी से एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि नहीं आगे पहुंचेंगे, पर ये नहीं कर रहे थे पैराग्वे से बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड हूं। तो वैसे अगर पैराग्वे ने फ्रांस को भी हरा दिया, फिर तो मेरे ख्याल से वो हफ्ता ही नेशनल हॉलीडे दे देंगे, अगर वो जो उसमें है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द अदर मैच। अच्छा, कल तीनों मैचेस थे, हम कह भी रहे थे कि राउंड ऑफ 32 के मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस जो है ना वो कल हैं, और वाकई दे डिलीवर्ड। एक से बढ़ के एक मैच हो रहा था।
सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ब्राजील जापान से, जापान का वही एक पुराना रिकॉर्ड जो है वो चलता आ रहा है कि अभी तक वर्ल्ड कप में उन्होंने एक भी नॉकआउट गेम नहीं जीता। फरजान को लग रहा था कि शायद जीत जाए, लेकिन उस सोफे की तो लाज रखनी थी ना उसने और जापान ने फिर कल डिसअपॉइंट किया है। स्टार्ट इवन तो बहुत अच्छा लिया था, लेकिन फिर इवेंचुअली जापान बीच में रुक ही गए, उन्हें पता ही नहीं था कि वो फुटबॉल खेलने आए, वो बस बैकवर्ड पासिंग कर रहे थे। यही मैंने पहले भी बात की थी जब स्पेन का था कि वो नहीं खेल रहा था, लमीन यमाल नहीं खेल रहा था और अर्ज़बाल का 30th मिनट पे टच था, वो इसलिए था क्योंकि वो बैकवर्ड पासिंग कर रहे थे, वर्टिकल पासिंग नहीं निकाल रहे थे। जापान भी इस तरह बीच में रुक गया था और जो वो खेलने दे रहा था ब्राजील को। और ब्राजील ने जो है, ब्राजील की ये बात है हमें हमेशा से पता है कि ब्राजील एंड तक खेलती है और हार नहीं मानती। वो विनीशियस जूनियर ने आगे इतने जो है चांसेस क्रिएट किए और एंड पे उनका गोल हो ही गया। तो जो यही बात थी कि ब्राजील हार नहीं मानी ब्राजील ने। अच्छा, वो जो पहला गोल था ना वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट से हटके हुआ था, जब जापान ने जिस तरह स्टार्ट लिया ना, और वो उनकी परफॉर्मेंस डिजर्व कर रही थी। वो पहला गोल वो गोल किया तब मुझे लगा कि अपसेट इज ऑन द कार्ड्स, के एक ना एक कल जो मैचेस है ना अपसेट होना था, और वो मुझे लगा ब्राजील ही करेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्रेडिट है ना, मैं पर्सनली कार्लो एंचेलोटी को दूंगा। इतने प्रेशर सिचुएशन में इतना कूल हेड, और शायद ब्राजील को यही प्लेयर चाहिए था कि उनकी जो शर्ट है ना, वो जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, इट वेज वेरी हैवी। एक पूरी जनरेशन है, एक पूरी नेशन है, उसका वेट होता है। कार्लो एंचेलोटी ने, वो ह्यूस्टन में लग रहा था, उस पूरे ह्यूस्टन में, और जो फिर फाइनली जब वो सेकंड गोल हुआ, सब सेलिब्रेट कर रहे थे वाइल्डली, और कार्लो वाज सो काम, मतलब क्लासिक कार्लो। और वही मुझे रियल मैड्रिड वाला उसका टाइम याद आ गया कि जब कोई चांस नहीं दे रहा होता था, जो उसने हाफ टाइम पे ट्वीक किया, जो वो लेके आया था एंड्रिक को इन प्लेस ऑफ पैकेटा। और सेकंड हाफ में तो जो जापान है वो डिडंट स्टैंड अ चांस, जो हमने जैसे कल भी बात कर रहे थे। एंचेलोटी को इसलिए क्रेडिट देना चाहिए जिसमें ब्राजील की दो अलग अलग टीमें लग गई थी। फर्स्ट हाफ में कुछ, सेकंड हाफ में कुछ। जैसे एंड्रिक आया, एक बॉक्स सेट हो गया, और कैसेमीरो येलो कार्ड पे तो परफॉर्मेंस की अच्छी नहीं आई थी फर्स्ट हाफ के अंदर, तो लग रहा था उसको सब किया जाएगा, पर पकेटा को किया उन्होंने और उसको थोड़ा आगे भेज दिया पिच पे। और मैंने कल जैसे बात की थी, साउथ अमेरिकन फिजिकलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जापान। उनको ये पता चल गया, जो गोल से 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे जो स्पेल था, उसमें उन्होंने क्रॉसेस फेंके हैं और वही कैसेमीरो खाली है, उसने हेडर मार के गोल किया। अच्छा, कैसेमीरो को भी कह रहे थे, ये भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कि कैसेमीरो को बुक कर दिया गया था फर्स्ट हाफ में, तो लग रहा था कि हाफ टाइम में उसको वो बुला लेगा बाहर, लेकिन उसने कैसेमीरो को रखा। और फिर लोग कह रहे थे कि इसका क्या फायदा है रखने का, लेकिन जो फिर कैसेमीरो ने विंडिकेट किया गोल करने के बाद, सुपर जो परफॉर्मेंस। नहीं, कैसेमीरो की पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी थी, और जैसी उसके पास बॉल आई है उसकी लीप भी अच्छी थी, उसकी टाइमिंग जो है मास्टर क्लास थी कि जैसी बॉल आ रही थी सर पे, उसने वही एंगल देखा कि किधर मुझे मारनी है और फिर वो गोल कर दिया उसने। फाइनली एंचेलोटी ने थोड़ा सा अपना सब जो ब्राजीलियन फैंस हैं उनका वो गिला भी दूर किया, एंड्रिक को भी चांस दे के। तो मीम्स मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा कम होना चाहिए। इसलिए था ना कि हाफ टाइम पे एंड्रिक आ रहा है तो मैं हैरान था कि जो मैच में खिला रहा है एंड्रिक, वो जिस तरह कह रहा था ना, वो तो यही लग रहा था कि शायद अभी एंड्रिक को हमने बहुत ज्यादा मिनट्स नहीं देने, तो आई थॉट कि शायद वही 75th मिनट पे लेके आएगा। अच्छा, द फनी थिंग इज कि जैसे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ ना, मीम कल्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि यहाँ कुछ जंग लग गई है, कुछ हो गया, लेकिन जो मीम गेम है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। सिमिलरली ब्राजील का भी यही है, ब्राजील में भी मीम जो है ना, जो एंड्रिक और एंचेलोटी की बनी हुई है, वो बड़ी जबरदस्त थी। तो कल वही कह रहे थे कि मैच के बाद जो वो मीम मशीन मेकर थे ना, वो वेट में ही है कि हम क्या इस पे फाइनली मीम बनाएंगे। लेकिन ब्राजील इसका मतलब आगे वो दोबारा तंग कर सकती है जो नेक्स्ट राउंड में। जो बाकी जापान का मैं कहूंगा उनको भी ब्लेम थोड़ा जाता है, जैसा सेकंड हाफ की अप्रोच थी उनकी, इस तरह था कि लीड अपनी संभाले हैं, तो फर्स्ट हाफ में खेले नहीं वो, तो वो बैकफायर कर गया उनके लिए। एग्जैक्ट। अच्छा, ब्राजील का आगे जाना जो है ना, वो पाकिस्तान को भी उसका जरा थोड़ा सा होता है, क्योंकि हमने देखा जो लियारी है वहाँ इतनी सपोर्ट है ब्राजील की कि वो जब मैच लगा होता है, हम सुबह 6 बजे हो, रात 3 बजे हो, जब लियारी के सीन्स देखते हैं ना, तो वी कुडंट गेस कि ये किसी ब्राजील की सिटी का दिखा रहे हैं कि लियारी का दिखा रहे हैं। बहुत हार्ट वार्मिंग होती है वो सपोर्ट देखना। की बात करें, मैं हैदर से पूछना चाहूंगा, आज उसने ब्राजील की शर्ट पहनी है, तो एक साइड तो वो है ना कि अर्जेंटीना को सपोर्ट करता है फैंस, और एक साइड वो है कि ब्राजील को सपोर्ट करता है, तो हैदर लाइन के बीच में खड़ा होगा। नहीं, मैं नेमार के लिए पहनी है, कल उसको खिलाया नहीं उन्होंने। वो 30 मिनट का इंतजार करते रहे हैं, 60 मिनट पे लाना था उसको, एंचेलोटी ने कहा पर उन्होंने इक्वलाइजर कर दिया, तो नेमार खेल नहीं सकता, तो एक्स्ट्रा टाइम में भी हुआ नहीं एक्स्ट्रा टाइम। वैसे हैदर की आपको पता है ना, प्रेडिक्शंस अब ठीक होना शुरू हो गई है आज। वैसे तो ये है, इसको इस सोफे पे बिठाना था सिंस इसकी प्रेडिक्शंस बड़ी ठीक। वो तो वर्ल्ड कप से पहले की मैंने दी थी प्रेडिक्शन, पक्की सही हुई है मेरी। अच्छा, वो मुझे लगता है कि एंड पे अगर इसकी प्रेडिक्शंस नहीं भी ठीक होती ना, तो ग्लोबल पीस मेकर का इसको अवार्ड मिल सकता है। रोनाल्डो मेसी फैंस की आपस में सुलह करवा रहा है, फिर अर्जेंटीना ब्राजील की आपस में सुलह करवा रहा है, लेकिन ये ब्राजील का आगे जाना जो है ना, ओवरऑल टूर्नामेंट के लिए बड़ा अच्छा है कि वो जितना ज्यादा आगे जाएंगे ना, उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी एक वो बना रहता है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द फाइनल मैच जो नेदरलैंड्स मोरक्को का था,
स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन दी है इसने। हाँ बिल्कुल। एक तो स्कोर लाइन की भी दी है, दूसरा पेनल्टीज। अच्छा, पेनल्टीज का फायदा ये है कि आम जो जनरल पब्लिक है ना, उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में होता है? अगर उसे कहेंगे ना फुटबॉल, उनको होता है कि पेनल्टीज हमने सबसे ज्यादा देखनी है। तो पेनल्टीज एक नहीं 2 मैचेस में होना और बाद में इतने वो इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त हो रहा है एंड पे जो मुझे लगता है वर्स्ट पेनल्टी जो थी ना वो कल हुई है नेदरलैंड और उसकी मैच में, उसका नाम है मोरक्को की मैच में जिसमें मिसेस हो रहे थे। उसके अलावा जो बोनो कि उसने लास्ट सेव जो किया है, टिपिकल डाइव नहीं मारी उसने, वो राइट पे चला गया अपने और उसका हाथ जो स्ट्रॉन्ग हैंड मारा वो बड़ा समय बिल्कुल अच्छा सेव था उसका। गैक्पो, आपको तो उससे बड़ा गिला था कि वो लिवरपूल की तरफ से नहीं गोल परफॉर्म करता, लेकिन नेदरलैंड्स की तरफ से बड़ा नहीं, यही बात है कि जो है कुछ प्लेयर होते हैं अपनी कंट्री की शर्ट पहनते हैं, अचानक से ही प्लेयर बन जाते हैं। जैसे गैरेथ बेल की बात ही एंड पे वो रियल मैड्रिड के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, उसने वेल्स की शर्ट पहनी, क्वालिफाई करा दिया। तो यही बात है, गैक्पो की भी यही करता है गैक्पो। अच्छा, वैसे गैक्पो का ये है कि अब हमने देखा वर्ल्ड कप में डोकू जब बेल्जियम का प्लेयर था, उसके जब चाइल्ड की थी बर्थ, तो वो उसने वापस गया तो बड़ा क्रिटिसिज्म उसको फेस करना पड़ा। लोगों ने कहा कि अपनी नेशनल टीम को छोड़ के जा रहा है। गैक्पो के साथ बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ कि ही लॉस्ट हिज चाइल्ड जो अभी रिसेंटली, तो वो उसने कहा कि लेकिन स्टिल मैं मैच जो है ना वो खेलूंगा। फिर उसका मैच करना और उसके बाद जिस तरह वो ब्रेक डाउन किया, वो खुद भी इन टीयर्स और बाकी टीम ने उसको सपोर्ट किया, वो मेरे ख्याल से मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड कप था। जैसे हमने वो जिनिया का फर्स्ट मैच में कह रहे थे, सिमिलरली गैक्पो का भी बहुत वो इमोशनल मोमेंट था। और ओवरऑल गैक्पो की परफॉर्मेंस भी जो है ना, वो लग रहा था कि एक फोर्स उसके साथ है जो वो चल रहा है और वाकई बड़ा अच्छा खेल रहा था। बड़ा अनलकी था कि नेदरलैंड्स आगे नहीं जा सकी। मोरक्को लेकिन फिर अफ्रीकन फ्लैग कैरी कर रही है आगे। फिर अब वही सेमीफाइनल तक का है उसकी पिक के बीच में परफॉर्मेंस। नहीं, क्वार्टर फाइनल में तो फ्रांस से उनका मैच होएगा, तो वहां पे मुश्किल लग रही है मुझे। अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं परफॉर्मेंस से, क्योंकि था मैक्सिको में मॉन्ट्रे में मैच था और वहां का टेम्परेचर होता है 32 डिग्रीज के आसपास, पर पहाड़ों के बीच में वो एल्टीट्यूड डिफरेंस आ जाता है, ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, तो 38 तक टेम्परेचर जा रहा था। तो नेदरलैंड के वहां पे इतना टेम्परेचर होता है, नेदरलैंड में तो इतना वो एडजस्ट नहीं थे, और मोरक्को में यही टेम्परेचर होता है तकरीबन। तो उससे ज्यादा देखें, अब जैसे पहले में कंट्रोल था मोरक्को नेदरलैंड के पास, उसके बाद जैसे ही गेम आगे जाता जा रहा था तो मोरक्को जो है वो होल्ड करी थी गेम, और जो ईसा डियोप का गोल है 90 प्लस, उसके बाद नेदरलैंड जो है बिल्कुल नीचे हो गई थी। एक स्टैट देख रहा था मैं सेकंड हाफ जो एक्स्ट्रा टाइम का 15 मिनट्स, उसमें 93% पोजेशन मोरक्को के पास था और 7% उसके पास था। और चेंजेस जिस तरह किए उन्होंने, पेनल्टीज के लिए सोच रहे थे नेदरलैंड के अंदर, जैसे सब किए उन्होंने, तो मोरक्को। अच्छा, वो पेनल्टीज का सोच सारे रहे होते हैं। अभी तक जो एक चीज है ना जो बहुत बड़ी मिथ बनी हुई है, वो ये है कि स्पेशलिस्ट पेनल्टी टेकर जब आके पेनल्टी लेता है, वो पैराग्वे ने भी वो बेलबोएना को उतारा, उसने आके मिस कर दी। इस कंडीशन में जो इतना प्रेशर चल रहा है, एक प्लेयर का एंड पे आना, बिल्कुल 120वें मिनट में उसको उतारना कि उसकी पहली किक ही पेनल्टी हो, ये आई डोंट थिंक ये कोई बहुत ज्यादा हिट फॉर्मूला होने वाला है। और अगला मुझे यही डर है कि टोनी जो इंग्लैंड का स्पेशलिस्ट है ना फॉर पेनल्टीज, वो उसके साथ भी कहीं ये ना हो, तो टूचेल शुड लर्न अ लेसन। और वोल्टमार्ट के साथ ऐसा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेला, उसको पेनल्टीज के लिए लाए, इतना बड़ा प्रेशर होता है, वर्ल्ड कप में खेले हो, पहला वर्ल्ड कप है और आप पेनल्टीज में सीधा चले जाओ, तो उसने वही मिस कर दिया। वो पेनल्टी से तो अक्सर लोग वैसे वो बैकआउट कर देते हैं जो खेल भी रहे होते हैं ना। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स भी उनके बारे में मशहूर है कि वो पेनल्टीज प्रेशर सिचुएशन में नहीं लेते थे। वो बड़ा फेमस इंसिडेंट है ना रोबर्टो बाजियो का, जो 94 में उसने मिस किया था। वो कहता है कि आज इस बात को 30 साल गुजर गए हैं, लेकिन आई स्टिल हैवंट गॉट ओवर इट, यानी अभी भी मुझे वो किक याद आता है। तो इसलिए पेनल्टी स्पेशलिस्ट जो है ना, ये टर्म मेरे ख्याल से अब इनको चाहिए कि ये इसको ड्रॉप कर दे, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स भी आके कर देते हैं, और जो प्लेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द फील्ड है ना, आई थिंक दे आर द बेस्ट वंस जिनके पास सबसे ज्यादा चांस है वो करने का। बाकी कोमैन, और मैं उस पर करूंगा क्रिटिसिज्म थोड़ा वैन डाइक पे, क्योंकि कोमैन ने आइडेंटिटी जो नेदरलैंड की वो नहीं खिला रहा था। 5 एट द बैक, लेफ्ट विंग बैक पे वो खिला रहा था वैन डे वेन को, क्योंकि उसने हकीमी को रोकना था। यहाँ पे मुझे मसला हो रहा था कि वहां पे क्यों खिला रहा है। उसके बाद वैन डाइक पेनल्टीज में आ जाए, वैन डाइक को स्टेप अप करना चाहिए था, कैप्टनसी दिखानी चाहिए थी और पेनल्टी लेनी चाहिए थी। उसके दिमाग में वही था, मैं 2022 में पेनल्टी मिस किया, शायद मैं दोबारा ना कर दूं, तो ये मेरे यहाँ पे गलती इनकी। बिल्कुल यही बात है, मैं भी इस बात से एग्री करूंगा कि वैन डाइक मेन उनका स्किपर है, उन्हें जो है वैन डाइक को जाना चाहिए था। वैन डाइक ने बैकआउट क्यों किया, ये मुझे बात नहीं समझ। अच्छा, मुझे पर्सनली लग रहा था जब वो आया नहीं ना स्टार्ट में पेनल्टी लेने, मुझे लग रहा था 5th पेनल्टी वो लेगा जो सबसे क्रिटिकल पेनल्टी होती है ना, तो मैं बड़ा शॉक था कि वो क्यों नहीं आया। तो वो कैप्टन का तो काम ही है कि ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, और वो उसका ना आना बड़ा वो था। अच्छा, कल हम वो साउथ कोरियन उनका जिक्र कर रहे थे, एक और पनिशमेंट सामने आई है जो यूरुग्वे वालों ने दिया अपने प्लेयर्स को। यूरुग्वे का भी बड़ा एक्रिमोनियस एग्जिट हुआ है ना, तो उनका प्लान था कि उन्होंने प्राइवेट एयरक्राफ्ट पे वापस आना था, लेकिन उनकी फिर फेडरेशन वालों ने कहा कि अब वापस आपने खुद ही आना है कमर्शियल फ्लाइट्स पे।
तो ये टीमों के साथ अब वो बाहर निकलने से पहले इसका मतलब उनको बड़ा ख्याल पाकिस्तान वाले सीन लग रहे हैं मुझे, क्रिकेट टीम को लाखों रुपए का फाइन हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे यही लग रहा है। वो यूरुग्वे के फैंस जो है एयरपोर्ट पे खड़े हैं और वो भी वही मैंने कहा बड़ा अनप्रेसिडेंटेड ये इस टाइम जो है ना वो चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा, बाकी आज के मैचेस अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप है। फ्रांस स्वीडन ऑन पेपर तो बड़ा अच्छा मैच लग रहा है, लेकिन जितनी फ्रांस स्ट्रांग है वो आई डोंट थिंक किसी भी तरह स्वीडन उनको डिस्टर्ब कर सकती है। क्वेश्चन ये होगा फ्रांस जीतने का नहीं, फ्रांस कितने गोल से जीतेगा, ये क्वेश्चन होने वाला है इस मैच में। अच्छा, डेशाम से फिर मैं आज प्रिडिक्शन दे देता हूँ 5-0। अब वो इसने फरजान ने कहा ही है कि चलो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो रही है ना, थोड़ा बंदा कैरिड अवे नहीं हो जाता कि 5-0 से ही हारना। अब 5-0 से कुछ भी कम हुआ तो आपका खाली फ्रांस की जीत से नहीं बात चल रही, अब 5-0 ही करना एक्सचेंज करना पड़ेगा क्योंकि हैदर जो है ना वो इसका बहुत वो हो गया। और बाकी फ्रांस विनिंग के किसी तरह से वो लग रहा है इसमें, तो वो फ्रांस की डोमिनेंट लग रही है जैसा स्वीडन की परफॉर्मेंसेस वगैरह है। बाकी जो स्विस मीडिया का हाल आप देख लें, अपनी टीम को सबसे ज्यादा तो अपने फैंस ही बैक कर रहे होते हैं। स्विस मीडिया में एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कंबाइंड 11 बनाई है कि दोनों जो मुल्क हैं उनकी कंबाइंड बेस्ट 11 कौन सी होगी। 11 के 11 प्लेयर्स फ्रांस के रखती है, एक भी प्लेयर स्वीडन का नहीं रखा। तो फॉरवर्ड्स देख लें, आइजैक ग्योकेरेस एम्बापे के आगे कभी भी नहीं आ पाएंगे जो स्ट्राइकर्स हैं, बाकी ओलिसे डेम्बेले इनके आगे भी नहीं आने वाले, बाकी मिडफील्ड उनकी नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन यार अपना बच्चा तो सबको अच्छा लगता है, अगर आप ही नहीं उनको बैक करोगे तो उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है। नहीं ये तो फैक्ट है ना, झूठ थोड़ी बोलना है लोगों ने। अच्छा, दूसरा आइवरी कोस्ट और नॉर्वे है। आइवरी कोस्ट ने भी अब तक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। नॉर्वे तो एज एक्सपेक्टेड रेस्ट के बाद भी आ रहे हैं, 10 के 10 प्लेयर्स को रेस्ट कराया हुआ है। हालैंड को फिर आप बैक कर रहे हो कि स्टिल हालैंड? नहीं, आइवरी कोस्ट को क्लिनिकल होना पड़ेगा, जिस तरह के पुराने मैच में क्लिनिकल नहीं थे, वो चांसेस मिस कर रहे थे। बाकी इन्होंने जो बी टीम खिलाई अपनी नॉर्वे ने, वो बैकफायर करेगी और मुझे लगता है आइवरी कोस्ट मोमेंटम यानी आपको लग रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब यार, वो एक दो दिनों से आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ने वाला है इस चीज में। मुझे फीलिंग आ रही है इस तरह की, जिस तरह के करेंगे वो। लास्ट टाइम जब मुझे हालैंड को नहीं बैक करना किसी भी तरह, हालैंड को इसने कहना है कि वो उसने वो गोल ना करे जो है ना, वो इसका वो एक मेरे हिसाब से जिस तरह की पेस है ना इनके पास, वो नहीं कर पाएंगे। जैसे फ्रांस ने, चलो बी टीम थी उनकी, पर वो फ्रांस की पेस को नहीं संभाल पा रहे थे, और मुझे लगता है वही इस बार होगा। पर अगर क्लिनिकल होते हैं या फिनिशिंग कर पाते हैं आइवरी कोस्ट वाले, तो आइवरी कोस्ट डिमांडे यानी वो क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम जो है ना। ओडेगार्ड का परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओडेगार्ड परफॉर्म करेगा तो हालैंड भी टिक करेगा। अदर देन दैट, क्योंकि लास्ट मैच में तो उसको वही बात है ना, जो सेकंड मैच था, मिस्टेक्स ने बड़ा हेल्प कर दिया। अब इस पोजीशन में आगे आइवरी कोस्ट ने ऐसे गिफ्ट नहीं करने गोल। तो आइवरी कोस्ट की डिफेंस भी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने दो गोल कंसीड किए, वो जर्नी खिलाफ किए थे। अनलकी थे उस मैच में, बहुत ज्यादा जीत सकते थे मैच वो, तो डिफेंस भी अच्छी है, ऊपर से विंग्स भी उनके पास। आप इस आइवरी कोस्ट को बैक कर रहे हो और नॉर्वे को, तो सोफे पे बड़ी वो अब चल रही है कि कौन कल इधर बैठा हमें नजर आएगा। अच्छा, लास्ट जिस पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है ना टू बी अ 0-0, वो मैक्सिको एक्वाडोर है, क्योंकि दोनों टीमें डिफेंसिवली बहुत सॉलिड हैं, अटैक इतना करती नहीं है, और इस मैच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अनदर मैच टू गो ऑन पेनल्टीज। और मैक्सिको टू एज इट, मुझे तो यही लग रहा है कि मैक्सिको को अपना होम एडवांटेज होगा, तो आई एम सीइंग मैक्सिको टू गो थ्रू। अदर एक्वाडोर से किसी तरह की कोई है उम्मीद के वो कोई? एक्वाडोर की भी डिफेंस जितना अच्छी है, 1 गोल कंसीड किया उन्होंने। लेरोय साने से था वो थोड़ा, मैं कहता हूँ कि क्यों कंसीड किया उसने। बाकी मैक्सिको ने तो बिल्कुल भी कंसीड नहीं किया, और डिफेंसिवली पूरे अच्छे स्ट्रक्चर जा रहा है उनका, और मैच भी मैक्सिको के अंदर है, तो होम ग्राउंड एडवांटेज है उनको। प्लेइंग फील्ड जो एल्टीट्यूड वगैरह जो भी है उससे वो ठीक है। लेकिन ऑल्टीट्यूड पे अगर कोई टीम सबसे ज्यादा बेस्ट सेटल्ड है ना, अगर मैक्सिको के अलावा, तो वो एक्वाडोर ही है, जो एक्वाडोर बोलिविया जैसी टीम। एग्जैक्टली, ये लोग भी हाई एल्टीट्यूड पे खेलते हैं। मैं वही इंग्लैंड पर्सपेक्टिव से सोच रहा था ना कि इंग्लैंड का मैच इन्हीं दोनों टीम्स की विनर से होना है, तो वो मैक्सिको भी है, उनको भी ऑल्टीट्यूड पे उसी तरह सेटल्ड हैं, और अगर एक्वाडोर आती है वो भी इक्वली सेटल्ड है, तो कंडीशंस तो आगे इंग्लैंड की फेवर में नहीं होने वाली, गिवन द फैक्ट कि इंग्लैंड डीआर कॉन्गो को हरा ले जो है ना। लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। नहीं, पिछले मैच में भी कॉन्गो ने अच्छा खेला था, लेकिन अगर मैक्सिको की बात करें तो मैं कहूंगा मैक्सिको ही जीत जाएगी, क्योंकि सारी कंडीशंस उनके लिए ज्यादा फेवरेबल है एक्वाडोर से। एक्वाडोर वो बस थोड़ा सा वो है, मोमेंटम बना हुआ है एक्वाडोर का, लेकिन मैक्सिको होम ग्राउंड की वजह से ना टू स्ट्रांग लग रही है उनके लिए। तो बाकी जो और कोई ऐसी जो है इसमें पिक आपको जो लग रही है अभी, हालैंड टू स्कोर अ हैट्रिक, या जिस तरह फ्रांस का आपने फाइनल में कि मैक्सिको ना अगर अच्छा खेलती है तो वो मेन वजह उनकी राउल हिमेनेज हो सकती है, और मैं कहूंगा वो ब्रेस मार सकता है मैक्सिको के लिए। सही लो स्कोरिंग मैच होगा मेरे हिसाब से। मैं 1-0 मैक्सिको कहता हूँ, या एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता है, वहां पे गोल करें, या 90 मिनट्स के अंदर 1-0 मैक्सिको। मैं 2-0 कहूंगा। सही थी। तो हमारे पैनलिस्ट की डिस्कशन आपने सुनी, इनकी प्रेडिक्शंस भी सुन ली हैं। लेट्स सी कल कितनी प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं। आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे स्पोर्ट्स हंगामा में, हमारे साथ बने रहिएगा।